वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज आपके रेनबो इंग्लिश बुक में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। आज हम लोग डे 3 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो उपभाषा है, यानी कि उपभाषा क्या होता है, डायलेक्ट्स क्या होता है कि जैसे कि लोकल बोलचाल की भाषा, जैसे एक प्रदेश में किसी खास जगह पे जो बोला जाती है जो भाषा है उसको उपभाषा कहते हैं। जैसे डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितना भी मेरा सीरीज़ है आप लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आने में आपको सहायक होगा। तो ये बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 2023 के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स है। चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। आज आपका डे 3 है और इस डे 3 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश क्या है, ओल्ड इंग्लिश की उपभाषाएं क्या हैं, ओल्ड इंग्लिश जो जो पौराणिक इंग्लिश है उसकी उपभाषा यानी कि जो बोलचाल की उसकी भाषा क्या है। तो हम लोग जाने कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। यहाँ पे आपका स्पष्ट है कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। देखो यूनिफॉर्म, आप लोग जो ड्रेस पहनते हैं तो यूनिफॉर्म होता है, तो जब स्कूल में चलता है यूनिफॉर्म चलता है माने कि एक समान, जैसे कि आपका जो ड्रेस होता है वो समान होता है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, माने कि एक समान ओल्ड इंग्लिश जो थी ना, एक समान भाषा नहीं थी, उसमें अलग अलग, उसमें कैटेगराइज थे, उसमें एक समान रूप से एक समान भाषा नहीं थी। इसका मतलब ये हो जाता है ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं, देयर वर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश की 4 उपभाषाएं थी, 4 लोकल बोलचाल की भाषाएं कह सकते हो, इसको स्टेट उपभाषा भी कह सकते हैं। देयर वर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की 4 उपभाषा थी, वो क्या क्या थी। देवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि इसके डायलेक्ट्स क्या क्या थे ओल्ड इंग्लिश के। ये थे, देर वर, ये जो थे कैंटिस थे, नॉर्दम्ब्रियन थे, मर्सियन थे एंड वेस्ट सैक्सन। एक बार मेरे साथ बोलो कि ओल्ड इंग्लिश के जो 4 डायलेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे। कैंटिस, ठीक है, नॉर्दम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सैक्सन्स, ये 4 जो है वो डायलेक्ट्स थे। अब हम लोग इन दिस वे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वी कैन से, इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट द ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो था वो द्वंद्वात्मक था, डायलेक्टिकल था। क्या था? द्वंद्वात्मक था, माने कि इसको डायलेक्टिकल्स को हम लोग द्वंद्वात्मक कहते हैं। ये जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो था वो क्या था, डायलेक्टिकल था, वो द्वंद्वात्मक था। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मेजर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के जो मेजर मेन मुख्य जो डायलेक्ट्स कौन थे, उपभाषाएं कौन थी। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्दम्ब्रियम आप लोग जान लो, मेजर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, नॉर्दम्ब्रियम, मर्सियन, वेस्ट सैक्सन, कैंटिस। क्या है? नॉर्दम्ब्रियम, मर्सियन, वेस्ट सैक्सन्स, कैंटिस। अब देखो नॉर्दम्ब्रियम, हम लोग ये फिगर्स के जाने, नॉर्दम्बियम इज स्पोकन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड। नॉर्दम्बियम जो, ये जो नॉर्दम्बियम्स है, ये जो बोला जाता है कि स्पोकन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड्स में ये बोला जाता है कि स्पोकन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड। अब मर्सियंस की बात करें, यहाँ पे देखो ये मर्सियंस है ना, मर्सियंस स्पोकन इन मिडलैंड्स, ये मिडलैंड्स में बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और वेस्ट सेक्शन जो है आपका स्पोकन इन वेस्ट एंड साउथ, ये वेस्ट सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो वेस्ट सेक्शन जो बोला जाता है वेस्ट एंड साउथ में बोला जाता है। और कैंटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बोला जाता है साउथ ईस्ट में बोला जाता है, कैंटिस इज स्पोकन इन साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्दम्बियम कहाँ बोला जाता है, बोलो एक बार फिर से, स्पोकन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड, मर्सियन स्पोकन इन मिडलैंड, वेस्ट सैक्सन स्पोकन इन वेस्ट एंड साउथ एंड कैंटिस स्पोकन इन साउथ ईस्ट में बोला जाता है। चलिए ये जाने। अब हम लोग थोड़ा सा
आगे बढ़ते ही ये ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स का आपको फिगर्स के जरिए भी आपको बताया है। अब हम लोग चलते हैं मैप्स के जरिए। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं, किस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and totally different grammatical structures। एक बार फिर से पढ़ने से क्या होगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे बोलता हूँ, the language looks different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and totally different grammatical structures। हम इसका हिंदी बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज जो था वो अलग दिखता था। लुक्स मैंने यहाँ पे दिखने के सेंस से लैंग्वेज अलग दिखता था, कारण उनके जो है विदेशी वर्तनी की वजह से। अनफैमिलियर वोकैबुलरी माने कि उसको बोल सकते हैं कि जो अपरिचित शब्दावली की वजह से। एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, और पूरी तरह से अलग व्याकरणिक संरचना की वजह से लैंग्वेज क्या दिखता था, अलग दिखता था। आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि राइटिंग सिस्टम, अब बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। यहाँ पे फोकस कीजिए। द राइटिंग सेक्शन सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। आज जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं और पहले जो इंग्लिश लिखा जाता था वो टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग थलग था, बिल्कुल ही अलग था। अब देखो, द राइटिंग सिस्टम यूज द रनिक अल्फ़ाबेट, यानी कि जो राइटिंग सिस्टम जो लिखा जाता था वो रनिक अल्फ़ाबेट यानी रूनी वर्णमाला जिसको कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, उसको जो लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हमारे हिंदी देवनागरी में हम लोग जो है बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, तो रूनी लिपियां देवनागरी और रोमन लिपि के तरह जैसे हम लोग बाएं से दाएं जो लिखा जाता है वो भी सिस्टम था राइटिंग सिस्टम। यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में रनिक अल्फ़ाबेट का यानी कि रूनी वर्णमालाएं का वर्णन किया जाता था। आपको हम बता दें स्टूडेंट कि रनिक अल्फ़ाबेट्स होता क्या है, थोड़ा सा जान लो कि हालांकि जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो पूरा एक वीडियो लेक्चर्स बन जाएगा रनिक अल्फ़ाबेट्स के, ना कि इतना टाइम्स हम लोगों को जो इंटर के एग्ज़ाम्स के लिए जो जरूरी है उसी को पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। रूनी वर्णमाला यानी कि रनिक अल्फ़ाबेट को कहते हैं रूनी वर्णमाला। प्राचीन कालीन यूरोप में, ध्यान से सुनोगे, रूनी वर्णमालाएं प्राचीन कालीन यूरोप में कुछ जर्मनी भाषाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्णमाला को कहा जाता है। एक बार फिर से जानिए, रूनी वर्णमाला प्राचीन कालीन यूरोप में कुछ जर्मनिक भाषाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्णमाला को कहा जाता है, जो रून नामक अक्षर प्रयोग करती थी। समय के साथ जैसे जैसे यूरोप में ईसाईकरण हुआ, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, ईसाईकरण हुआ और लैटिन भाषा धार्मिक भाषा बन गई, तो इन भाषाओं ने रोमन लिपियों को अपना लिया। इन भाषाओं ने रोमन लिपियों को अपना लिया और वहीं से रूनी लिपियों ने रनिक अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग घटते हुए गया, यानी कि घट गया। तो समझ में आया। आगे इसको यदि डिटेल से जानना होगा तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा रनिक अल्फ़ाबेट के बारे में, आगे मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जाने, द रनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट शार्प लाइन। उसका जो लाइंस होता है उसको कंपोज किया एकदम शार्प लाइन, इसमें कर्व नहीं होता है। कर्व इन द सेंस में जैसे कि इसमें कोई भी कर्व, जैसे इस टाइप से कोई भी कर्व नहीं होता। द रनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि व्हाट इज रनिक कैरेक्टर्स कंपोज्ड ऑफ, द रनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कर्व, इसमें कर्व नहीं होता है। अब देखो, मैनी ऑफ दिस लेटर्स आर फाउंड ऑन, बहुत सारे जो इसके जो लेटर्स हैं वो पाए गए हैं वीपन्स में, एरोज में, एक्सेस में, नाइफ में, स्वॉर्ड्स में। आफ्टर द 6th सेंचुरी मानी कि 6ठी सदी के बाद, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आफ्टर द 6th सेंचुरी यानी 6ठी सदी के बाद तो इस क्रिश्चियनिटी का जो फैलाव होने से जो रोमन स्क्रिप्ट, जो लगातार जो है रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, रोमन लिपि का इस्तेमाल होने लगा।
अब हम लोग ने ये हम लोग उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी